तो बच्चों, क्या आप भी क्लास 9 के हो और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपको बहुत टफ लग रही है? तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यूनुस आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, और उसको आपके लिए आसान बनाने वाला हूँ। तो मुझे मालूम है कि बच्चों को इसमें न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है, मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में वो इजीली कर नहीं पाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए मैं कुछ एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पर अपन स्पेशली क्लास 9 फिजिक्स सीरीज है, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में आप इसके जो भी लेक्चर आप वो देख सकते हो। तो इस सीरीज के अंदर अपन चैप्टर बाय चैप्टर जो भी फिजिक्स के जो टोटल 5 चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। जहाँ पर अपन जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो केसेस स्पेशल केसेस बनते हैं वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जैसे कि आज का जो जो लेक्चर है, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर है, जिसके अंदर मैं जो यहाँ पर कई सारे जो फॉर्मूले में कवर करूँगा। तो कवर करने के बाद में इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद इवन जितने भी मैं मतलब क्लास 9 के लिए जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और जो अपलोड करूँगा, तो सभी लेक्चर के बाद आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं यकीनन कह सकता हूँ आपके क्लास का टीचर कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बना दे, आप उस क्वेश्चन को कर जाओगे। यानी कि इन इन ये जो लेक्चर है ना, ये जो वीडियो, जैसे कि आज ही जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर से बाहर आपका वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना, यकीनन बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा आप सीख कर जाने वाले हो, बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो देखो जो चैप्टर अपन कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर, वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो वर्क एनर्जी पावर के अंदर जो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वर्क के फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो वर्क के अंदर बच्चों कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, जैसे कि अगर आपको कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे मेंशन करें कि भाई आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है एफ फोर्स, अगर उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मतलब आपको फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड, अगर कभी ऐसा हो जाए कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, यानी अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो समझ आना कि उस केस में हमारा जो फॉर्मूला हमको यूज करना है, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस हमको यूज करना है। ओके। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बच्चों फ्रैक्शन के केस में, क्योंकि जब आप कोई ब्लॉक जब आगे की तरफ मूव कर रहा होता है ना, जैसे ब्लॉक जा रहा है इस तरफ, ब्लॉक का मोमेंट है इस तरफ, तो जो फ्रैक्शन फोर्स होता है हमेशा मोशन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो याद रखना कि यहाँ पर अपन नोट लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। जो वर्क डन बाई जो फ्रैक्शन फोर्स होगा, वो फ्रैक्शन फोर्स से जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड केस है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि फोर्स तो लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर राइट साइड, मतलब कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर जो एंगल है, अगर वो एंगल 90 डिग्री बन जाए, तो याद रखिएगा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। ओके। ऐसा कब हो सकता है? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड, अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो समझ जाना कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसके एक दो केस और बनते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ। जैसे कि हमको मालूम है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये अर्थ है, अर्थ के अबाउट कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। तो मून कौन से पाथ में रिवॉल्व करता है? वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जो कैसे पाथ में रिवॉल्व करता है? सर्कुलर पाथ में। तो इस केस में जो फोर्स लगता है यहाँ पर मून पर, वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो परपेंडिकुलर होने के केस में जो यहाँ पर वर्क डन होगा ना, वो वर्क डन जीरो का। ओके। ऐसे स्ट्रिंग वाला केस भी ले सकते हो कि कोई एक रोप या पे कोई स्ट्रिंग को बांध करके टाई करके एक पत्थर को अगर घुमा रहा है, गोल गोल सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो याद रखना सर्कुलर मोशन के अंदर जो वर्क डन होता है ना, वो जीरो होता है। ओके। चलिए, अब इसके अलावा अगर कोई भी केस देते हैं, अगर आपके टीचर अगर आपको क्या कहता है कि भी फोर्स लगा रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यानी कुछ एंगल बना के कहते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब बात आती है सर यहाँ पर थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है? देखो जो थीटा है ना, ये थीटा यहाँ पर एंगल है बच्चों, ये क्या एंगल है। और क्वेश्चन के अंदर वो आपको जरूर मेंशन करेगा कि एंगल कितना है। देखो यहाँ पर क्या मेंशन कर सकता है, या तो आपको कह सकता है कि एंगल 30 डिग्री है, या कह सकता है एंगल 45 डिग्री है, या एंगल कह सकता है 60 डिग्री है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि cos 30, cos 45, cos 60 ये क्या आ गए। ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। अभी के लिए जस्ट हमको ध्यान ये रखना है कि अगर 30 डिग्री एंगल देना, तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है cos 30 की जगह हम पुट करेंगे √3/2।
अगर cos 45 आ जाए तो उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। अगर वैल्यू आ जाए cos 60 तो वहां पर हम पुट करेंगे हाफ पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको देखो, अब फोर्स आपको गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन होगा, थीटा भी गिवन होगा, तो थीटा के हिसाब से cos थीटा की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू दिस हम प्लेस कर देंगे। ओके, क्या इसके अलावा और केस बनेगा कि इसके अलावा केस आपसे नहीं पूछा जाएगा? चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें, कभी अगर आपको ऐसा मेंशन कर दिया कि कोई एक पर्सन है किसी ब्लॉक को, कोई एम मास का जो ब्लॉक है उसको अपवर्ड मूव करा रहा है और किसी उसको एक एच हाइट तक उसको लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है? एक ब्लॉक को एच हाइट तक ऊपर कैरी कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। ऐसे में अगर आपको वर्क डन पूछा जाए ना, तो हमको सिंपल फॉर्मूला यूज करना, W इज इक्वल टू एम जी एच, वर्क इज इक्वल टू एम जी एच। एम याद रखना यहाँ पर मास है, जी यहाँ पर जो जी है ना, जी को बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू इसकी होती है या तो 9.8 यूज करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज की जा सकती है। अब दोनों में से कौन सी हमको यूज करना है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं करता है तो आपको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जिस वैल्यू से इजी बनती है वो वैल्यू यूज कर लेना। अगर आपको लगता है 9.8 प्लेस करने से वैल्यू इजी बनती है तो ये यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि 10 प्लेस करने से कैलकुलेशन जो इजी बन रही है तो आप 10 यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो अपन उसी को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, देखो यहाँ पर आता है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो देखो याद रखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों, देखो यूनिट का और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्क का फॉर्मूला लगाया और आपने वैल्यू निकाल कर लिख दिया आपने। यहाँ पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, यहाँ पर इनकी यूनिट क्या है, यूनिट। देखो याद रखिएगा, वर्क जब भी आप फाइंड करोगे तो आपको यूनिट यूज करनी है जूल। जो वर्क की जो यूनिट होती है ना, वो वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल। इवन केवल वर्क की ही नहीं, चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, तीनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ये हमको याद रखना। और अगर कभी जूल के अलावा किलो जूल भी यूज कर लेते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किलो जूल लिख रखा है तो इसका मतलब वो 1000 जूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे समझेंगे, तो अगर आपको कहा जाए कि कोई एम मास का ब्लॉक है और वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ऐसे में बताओ उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मास दे दे और वेलोसिटी दे और कहे कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला हमको यूज करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमको फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलिए अब एक चीज और है, देखो बच्चों वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। याद रखिए कि जो वर्क डन होता है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये यहाँ पे क्या बनाया मैंने, इसको बोलते हैं अपन डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वर्क डन जो इज इक्वल टू होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे, जैसे कि मैं कहता हूं कि देखो पहले से कोई मास है, एम मास है, वो इनिशियल यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगा के यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके वी कर दिया। तो बताओ ऐसे में यहाँ पर कितना वर्क डन होगा। तो जो यहाँ पर जो वर्क डन निकाला जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर जो वर्क डन निकाला जाएगा ना, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो मैं फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ एम, और वेलोसिटी अगर वी है तो वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, अगर वेलोसिटी यू है तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर कॉमन लेते हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा कि वर्क इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी, चाहे आपसे पूछे, जब भी आपको पूछे ना कि वर्क डन, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वर्क डन पूछे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो इसी में एक और केस बनाया जाता है, अगर आपको कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में, इट मीन यू इक्वल टू जीरो है, एम इसका मास है। अब आपने इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आपने इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, यानी इसकी वेलोसिटी वी कर दी। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, तो अगेन वापस वही केस लगेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो अगर आप माइनस करोगे तो यही बन के आएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट हो रहा है और आपको कहा जाए कि बताओ उसकी उसमें वर्क डन कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, अब देखो कभी अगर आपसे ये सब पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, तो यहाँ पे भी इसकी भी यूनिट क्या होती है याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होगी वो भी जूल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी के देखो, पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा कि अगर कभी कहा जाए कि कोई एक, अब यहाँ पर अपन स्पेशली बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ना, तो अगर कोई एम मास का एक ब्लॉक है, अगर इसको अपवर आप लिफ्ट कर रहे हो और इसको एच हाइट तक लेकर लेकर जा रहे हो, तो अगर ऐसे में कहा जाए कि बताओ यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो याद रखना कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो वो यहाँ पर दो चीजें पूछ सकता है, क्या तो तुमसे ये कहेगा कि बताओ एच हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना जो वो वर्क डन होता है ना, वो वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करो, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पर वो एम जी एच होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, एम जी एच होता है, क्योंकि अपन जस्ट अपन इससे पहले अपन डिस्कस किया था ये वाला केस कि जो वर्क डन होता है वो एम जी एच होता है यहाँ पर। तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो कभी भी अगर आपको ये कहा जाए कि एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे एम जी एच। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि जो मास लिखा जाएगा वो किलोग्राम में लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो जी है वो आपको बता ही दिया मैंने, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एच लेना बच्चों उसको मीटर में लेना आपको। एक आता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती है। और याद रखना बच्चों, जो इन दोनों का जो सम होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होने का मतलब क्या, तो टोटल जो रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, टोटल चेंज नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज है, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि भाई मेरे पास में क्या है, मान लिया कि यहाँ पर कोई एक बॉल है, इस बॉल, ये जो बॉल है वो एच हाइट पर है, क्या है, एच हाइट पर। अब जब आप इसको होल्ड कर रखे हो, कोई भी मोशन नहीं है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे आप इसको, अच्छा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। अब जैसे आप बॉल को रिलीज करते हो, तो बॉल डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि हाइट डिक्रीज होती जाती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है ना, तो ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स इन दोनों का जो सम रहेगा ना, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू होता है बच्चों वर्क अपॉन में टाइम। W यहाँ पर वर्क है, T यहाँ पर टाइम है। वर्क को अपन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं, अपॉन में टाइम आ जाएगा। पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा एम जी एच। ये कब यूज करना है एम जी एच, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जिस जब कभी की एक ऑब्जेक्ट को आप एच हाइट तक लिफ्ट कर रहे हो, तो उस केस में एम जी एच यूज करेंगे। तो एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का, यानी कि अगर हमको क्या कहा जा रहा है कि कोई हमारे घरों में कुछ अप्लायंस है, जैसे कि कोई फैन आ गया या बल्ब आ गया, ट्यूबलाइट आ गई, एसी आ गया, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो अब देखो क्या किया जा रहा है, एनर्जी की बात कर रहा ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। जैसे यहाँ से निकाल सकते हो, देखो वर्क, जो पी इज इक्वल टू वर्क यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी से यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, पावर इनटू टाइम। तो हमें क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पूछे, तो हम क्या करेंगे, पावर, पावर याद रखना किस में लेना, आपको किलो वाट में लेना। के डब्ल्यू सी मीनिंग है यहाँ पर किलो वाट, पावर आपको किलो वाट में देना। अगर पावर वाट में दे रखी है, अगर क्वेश्चन में पावर किस में दे रखी है, वाट में दे रखी है, तो आप उसको किलो वाट में चेंज करोगे। और किलो वाट में चेंज करने का सिंपल सा मीनिंग है कि आप क्या करो, उसको 1000 से डिवाइड कर दो। यानी कि जब कभी भी वाट को किलो वाट में चेंज किया जाएगा, 1000 से डिवाइड किया जाएगा। और जो टाइम लेंगे, वो टाइम हम हमेशा किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। अगर डे में दे रखा है तब भी उसको आवर में लेंगे। अगर कभी आपको डेज दे दे, तो डेज दे दे, तो डेज को आपको क्या कर सकते हो, आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या आपको करना क्या पड़ेगा, 24 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे डेज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ दे रखा है, कभी आपको ये देखिए नहीं, मंथ में आपको तो 2 मंथ दे दिया, तो कोई बात नहीं है, पहले आप मंथ को किस में चेंज करोगे, डेज में चेंज करोगे। तो वो कौन सा मंथ है, 31st वाला मंथ है या फिर 30th मंथ है, तो उसके हिसाब से अपन नंबर ऑफ डेज ले लेंगे। अगर 30 डेज है, तो 30 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आवर्स से, तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से।
ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जो यूनिट होती है ना, कमर्शियल यूनिट, यहाँ पर देखो 2 यूनिट याद रखना, 2 यूनिट याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाए कि कमर्शियल कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पूछी जाए, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पूछी जाए, तो बच्चों ऐसा तो पावर की जो SI जो जनरल यूनिट होती है वो हम यूनिट, जिसकी जो पावर की जो जनरल यूनिट होती है वो वाट होती है। क्या होती है? वाट, जिसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट पूछा जाए ना, तो हम लिखेंगे किलोवाट। ओके, किलोवाट। अगर पूछा जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, अगर ये पूछा जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो इसकी जो यूनिट होती है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर होती है। ओके, अब यहाँ पे एक रिलेशन और याद रखना बच्चों, देखो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? ये यूनिट है बच्चों एनर्जी की। अब हम जानते हैं कि एनर्जी की एक और यूनिट होती है, जूल भी होती है। तो इसका मतलब किलोवाट आवर और जूल में कुछ रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन क्या होता है? तो याद रखना हमेशा कि जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इसी जूल को हम क्या कहते हैं? इसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 यूनिट भी बोलते हैं। जो घरों में, जो मीटर में जो यूनिट यूज करते हैं अपन, यूनिट यूज करते हैं। तो याद रखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। के बात याद रह जाएगी क्या? बस इतना ही है इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके अलावा अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर के चाहते हो तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इवन जो भी लेक्चर है 9th के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के फॉर्मूले में अपलोड करने वाला हूँ। चलो, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैप्टर की आप PDF चाहते हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो ओके, टेक केयर।